प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त में अनाज मिले, वो भी सुनिश्चित किया। और ये भी सुनिश्चित किया कि कोविड जैसी महामारी के समय अनाज 2 गुना मिले। हर व्यक्ति को 5 किलो के बदले 10 किलो अनाज मिले, जिससे एक भी बच्चा भूखा ना सोए, एक भी चूल्हा ऐसा ना हो जो रात को घर में भोजन ना बना पाए। मुझे आज बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है। भारत एक ऐसा देश है, लोग चिंता करते थे लोग कैसे बचेंगे, कितने लोग भूखमरी से मरेंगे। 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू आया था, ज्यादा लोग भूखमरी से मरे, कम लोग स्पेनिश फ्लू से मरे। कोविड में भारत में एक भी व्यक्ति की मृत्यु, एक भी व्यक्ति की भूखे रहने के कारण नहीं। कि समाज कोई मनुष्य आर्टिफिशियली बॉडी नहीं क्रिएट करता है। समाज सिर्फ कुछ लोग साथ में आते हैं तो एक समाज नहीं बन जाता है। समाज की अपनी आत्मा है, समाज की अपनी सोच है, समाज की अपनी विशेषताएं हैं। और जब मनुष्य की ताकत और समाज की ताकत दोनों मिल जाती है, तभी वास्तव में विकास हो सकता है, तभी देश आगे बढ़ता है। कि मनुष्य के बारे में किसी भी विचारधारा ने चिंता नहीं की, वो सिर्फ आर्थिक गतिविधियों के ऊपर ही केंद्रित रहे। डेमोक्रेसी आई, राजा महाराजे रजवाड़े सब खत्म हुए। डेमोक्रेसी के बाद कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म फेल हुआ तो मार्क्सिज्म आया। लेकिन इन सभी पश्चिमी सोच के विचारधाराओं से कोई भी मार्ग मनुष्य को खुश करने वाला सामने नहीं आ पाया। हम सबके बहुत ही आदरणीय और श्रद्धेय मार्गदर्शक माननीय सुरेश सोनी जी, और मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप में बचपन से ही इनका सानिध्य मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, संभलने को मिला। और समय समय पे जब भी मन व्याकुल होता है तो हम सुरेश जी के पास ही जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मेरे भाई श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, निखिल जी, अतुल जी, मुंबई के सरसंघचालक जी माननीय सुरेश बघेरिया जी, सभी सम्मान्य महानुभाव मित्रों, आज बहुत सारी यादें एक साथ रुइया कॉलेज में आ रही हैं। पूरा बचपन इसी क्षेत्र में गुजरा। मेरी पैदाइश सायन में है। 35 वर्ष तक मैं अंबर बिल्डिंग में रहा सायन में। मेरी स्कूलिंग यहीं से नज़दीक डॉन बॉस्को हाई स्कूल में हुई। बचपन से ही यहाँ पे शाखा में भी गए, सामाजिक कार्य भी किए और राजनीतिक काम भी यहीं पर किया। मम्मी चंद्रकांता गोयल जी यहाँ से पहले कॉरपोरेटर बनी थी कोलीवाड़ा क्षेत्र से 1978 में। फिर 1990 से 2004 तक माटुंगा से ही विधायक रही। रुइया कॉलेज उन्हीं के क्षेत्र में पढ़ता था। लगातार यहाँ कैंपेन करने आते थे। और आज नाना जी को देख के याद आया, मम्मी वास्तव में मिसफिट थी पॉलिटिक्स के लिए, कंप्लीट मिसफिट फॉर राजनीति। नाना जी ने उनको राजनीति में डाला था। नाना जी के आग्रह पे जब माटुंगा से उनको खड़ा करने के लिए कहा गया
मुझे अभी भी याद है, क्योंकि तब तक आयु भी बड़ी हो गई थी, कि अटल जी बहुत नाराज हुए कि इनको क्यों राजनीति में डाल रहे हो। नाना जी ने कहा हमारे को जरूरत है, कैंडिडेट नहीं है। तो उन्होंने कहा बहन जी को खड़ा ही करना है तो इतनी खराब सीट पे क्यों खड़ा कर रहे हो, जहां 100% हारने वाली है। सी सुब्रमण्यम महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ के आमदार होते थे। मुझे अभी भी याद है अटल जी स्वयं आए थे, माटुंगा में अपना कार्यालय था, वहां पे जनसभा को संबोधित करने कि किसी तरीके से शायद डिपॉजिट बच जाए, लेकिन वो जीती राजनीतिज्ञ के नाते नहीं, एक समाज सेविका के नाते, और लगातार 3 बार जीती। ये मैं इसलिए परिप्रेक्ष्य दे रहा हूं क्योंकि आज रुइया कॉलेज में जब आता हूं, और मैं साधुवाद करूंगा मंगल जी और सभी आयोजकों का, जिन्होंने ये ढूंढ निकाला कि 60 वर्ष पहले 22 से 25 अप्रैल यहीं पर श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की अपनी कल्पना देश और दुनिया के समक्ष इसी प्रांगण में रखी थी। और हमने बचपन से एकात्म मानववाद की बात सुनी है, पढ़ी है, थोड़ा बहुत सीखा है, और 11 वर्ष में कोशिश भी की है कि उसको आत्मसात करें, उसको लागू करें अपने काम में। लेकिन क्योंकि आज का कार्यक्रम में आना था और उसमें आपने और एक झटका दे दिया कि सोनी जी के समक्ष बात करनी पड़ेगी, शायद जिंदगी में ये भी पहला ही अवसर है, तो फिर पूरी बैठ के दीनदयाल जी की सभी स्पीचेस मैंने पढ़ी और सुनी। आपने शायद DRI में वॉइस ओवर देखिए, सभी अंग्रेजी में इन सब स्पीचेस को तैयार किया है। वास्तव में मैं भी हैरान हूं कि कितनी क्लैरिटी थी उनकी सोच में। मैं इन स्पीचेस को जब पढ़ रहा था, चारों को, आधुनिक आज की स्थिति जैसे कि उन्होंने 60 साल पहले विजुअलाइज करी हो। आज जो दुनिया में हो रहा है, आज जो देश में हो रहा है, लगभग इट इज लाइक अ मिरर इमेज कि सर 1960-65 और वहां से सरका यू कम टू 2025 एंड दिस होल स्टोरी इज बीइंग रीप्लेड ऑल ओवर अगेन। अभी अभी के घटना को अगर लें तो आखिरी चौथे भाषण में, और मैं चौथे भाषण के ऊपर ही आज फोकस करूंगा, पर चौथे भाषण की शुरुआत ही दीनदयाल जी ने करी थी जुडिशरी और पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर के आपसी संबंध और कौन सी संस्था ज़्यादा सुपीरियर है उसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनकी सोच में ये क्लैरिटी थी कि ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना जुडिशरी सुप्रीम है, दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं, दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं, और दोनों के ऊपर धर्म एक प्रकार से ओवरले करता है। धर्म दोनों के ऊपर संतुलन भी बिठाता है और दोनों का ध्यान भी रखता है। और आज के दिन जब हम अलग अलग व्याख्या देखते हैं धर्म की, तो समझ में आता है कि उन्होंने कितना विजुअलाइज किया था कि किस प्रकार से अंत में जाके तो धर्म ही हमें सही रास्ता बताएगा कि हमें क्या करना है। वैसे चारों स्पीचेस का निचोड़ अगर देखें तो पहले 22 अप्रैल को उन्होंने विश्व में अलग अलग प्रकार की जो
स्कूल ऑफ थॉट थे, जो अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, जो विचारधाराएं उस समय की थी, उसका व्याख्या की है। वेलफेयर स्टेट हो, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इस सब के प्रोज एंड कॉन्स के एक एक में क्या रखा है, एक एक ने क्या तकलीफें देखी। पहले हुआ कि सभी का सामान्य अधिकार होना चाहिए, वोट का अधिकार होना चाहिए, तो डेमोक्रेसी आई। लोकतंत्र आया, जब सबको वोट मिल गया तो हुआ कि अब वोट दे दिया तो बाकी सब तो तुम्हारी मुसीबत है। पर ध्यान में आए नहीं, रोटी रोजी तो चाहिए, पेट में दाना तो चाहिए। तो सोशलिज्म की कल्पना आई कि वोट के साथ साथ नोट भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पेट भी भरना है। पर सोशलिज्म ने एंटरप्राइज किल कर दिया। तो ध्यान में आया कि सोशलिज्म भी कोई रास्ता नहीं बन सकता है, तो कैपिटलिज्म ने प्रिवेल करना शुरू किया। तो चाहे वेलफेयर स्टेट हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट स्टेट हो, कोई भी विचारधारा विश्व की समस्याओं को सुलझा नहीं पाई, समस्याओं का हल नहीं निकाल पाई। इसके ऊपर श्रद्धेय दीनदयाल जी ने काफी विस्तार से समझाया कि मनुष्य के बारे में किसी भी विचारधारा ने चिंता नहीं की, वो सिर्फ आर्थिक गतिविधियों के ऊपर ही केंद्रित रहे। डेमोक्रेसी आई, राजा महाराजे रजवाड़े सब खत्म हुए। डेमोक्रेसी के बाद कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म फेल हुआ तो मार्क्सिज्म आया। लेकिन इन सभी पश्चिमी सोच के विचारधाराओं से कोई भी मार्ग मनुष्य को खुश करने वाला सामने नहीं आ पाया। तब दीनदयाल जी ने पहला भाषण खत्म करते हुए कहा, वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर what contributions our tradition and civilization can make to the world culture। दुनिया को भारत और भारत के इतिहास से, हमारी संस्कृति से हम क्या सिखा सकते हैं, क्या मार्ग दिखा सकते हैं। और 22 अप्रैल को कहा कि मैं कल इसके बारे में और विस्तार से बात करूं। 23 अप्रैल को उन्होंने पश्चिमी सोच और भारतीय सोच के बीच जो अंतर विरोध है और जो सामान्यता है, इन दोनों के बारे में बड़े विस्तार से अपने विचार रखे। एक समय पे ये सोचा जाता था कि जो 1000 साल पहले भारत था वही दिशा सही थी। कई लोगों को लगता है कि हमने अपना मूल खो बैठा है। दीनदयाल जी का मानना था हमें सिर्फ इतिहास में नहीं रहना है, हमारे मूल से बहुत कुछ सीखने को है। लेकिन 1000 वर्ष की यात्रा, चाहे गुलामी की यात्रा रही हो, उसमें भी कई चीजें सीखने को मिली है, काफी चीजें बदली है, काफी चीजों की आधुनिकीकरण हुआ है। तो ना तो हमें 1000 साल पहले जाना चाहिए, ना सब कुछ जो भारतीय है, सब कुछ जो भारतीय मूल का है, सभी को भी धिक्कार नहीं देना चाहिए। दोनों के बीच का रास्ता हम सीखें, लेकिन कॉपी करने की कोशिश ना करें। और उसके ऊपर उन्होंने काफी विस्तार से राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सोशलिज्म, इन तीनों के बारे में बड़े विस्तार से कैसे दुनिया में ये आगे बढ़ा है, भारत की संस्कृति क्या सिखाती है, कैसे भारतीय संस्कृति एक प्रकार से एकात्म संस्कृति है, होलिस्टिक संस्कृति है। हर पहलू को भारतीय संस्कृति पहचानती है, उसकी इज्जत करती है। और भारतीय संस्कृति में
कैसे एकता की भावना, कैसे एकजुटता की भावना और कैसे एकात्म की भावना भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। उन्होंने म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपसी मिलजुल कर काम करना, स्पर्धा भी करना, कोलैबोरेट भी करना, इन दोनों की बात पर काफी विस्तार से चीजें बताई और ये भी बताया कि जो हमारा संस्कृति में हमने नेचर के प्रति इज्जत की भावना से हजारों वर्ष तक प्रकृति को सम्मान किया है। आखिर भारत ही एक ऐसा देश होगा जहां पेड़ पौधे हों, नदियां हों, समुंदर हो, सूरज चांद हो, हम तो सभी की इज्जत करते हैं, सभी को पूज्य मानते हैं। तो प्रकृति कैसे हमारी संस्कृति के साथ मेल खाती है और कैसे इन सबको जब जोड़ते हैं तभी मानवता को धर्म का रास्ता दिखता है और कैसे धर्म के रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो कैसे मनुष्य का जीवन अच्छी तरीके से बीत सकता है। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी सोल, आत्मा हो, शरीर हो, मन हो या अक्लमंदी हो, ये चारों चीजें कैसे एक मनुष्य को पूर्ण करती है। ये चारों चीज मिलकर ही मनुष्य एक प्रकार से धर्म के रास्ते पे चलकर आगे बढ़ सकता है, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यही भारतीय तरीका है और मनुष्य उसमें कैसे केंद्रित होता है, ये पंडित जी ने 23 अप्रैल को हमारे समक्ष रखा। उस दिन कहा था आखिरी में कि अब मनुष्य का समाज के साथ क्या रोल रहेगा, क्या समाज और मनुष्य के बीच में रिश्ता रहेगा और समाज कैसे मनुष्य को डिफाइन करेगा और मनुष्य कैसे समाज बनाएगा, इसके बारे में मैं 24 अप्रैल को बोलूँगा। ईमानदारी से मुझे भी नहीं मालूम था इतनी सिस्टमैटिकली एकात्म मानववाद का दर्शन रुइया कॉलेज से 60 वर्ष पहले दिया गया। 24 अप्रैल को पंडित जी ने मनुष्य, और जब सभी मनुष्य साथ में आते हैं तो कलेक्टिवली जो समाज बनता है, उन दोनों के बीच में कैसे संतुलन आएगा, दोनों का क्या रोल होगा, समाज क्या है, कैसे बनता है, समाज बनता है या बनाया जाता है या अपने आप में इवॉल्व करता है, इसके ऊपर विस्तार से बताया। और ये भी बताया कि समाज कोई मनुष्य आर्टिफिशियली बॉडी नहीं क्रिएट करता है। समाज सिर्फ कुछ लोग साथ में आते हैं तो एक समाज नहीं बन जाता है। समाज की अपनी आत्मा है, समाज की अपनी सोच है, समाज की अपनी विशेषताएं हैं। और जब मनुष्य की ताकत और समाज की ताकत दोनों मिल जाती है तभी वास्तव में विकास हो सकता है, तभी देश आगे बढ़ता है। और जब समाज और मनुष्य दोनों एक कॉमन पर्पस के लिए, कोई आइडियल लेके, कोई बड़ी सोच लेके, कोई दिशा लेके, कोई बड़ा लक्ष्य लेके मिल के काम करते हैं तो देश की भावना, राष्ट्र की भावना उसमें से जागृत होती है। उन्होंने कहा कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक लक्ष्य के साथ, एक मिशन लेके एक जमीन को
अपनी मातृभूमि मानते हैं तो मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, वो राष्ट्र बनता है, वो देश बनता है। और ये देश, ये मातृभूमि ही आगे चल के एक मनुष्य को भी डिफाइन करती है, समाज को भी डिफाइन करती है, जिसको उन्होंने चित्त और धर्म की दोनों के बात करके मातृभूमि और समाज की बात हमें समझाने की कोशिश की। क्या चीज़ अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, ये हमारी चित्त में हमें देखने को मिलता है। समाज के बारे में और देश के बारे में समझाने के बाद और कैसे धर्म समाज को दिशा दिखाता है, उन्होंने आखिरी में उस दिन कहा, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी ही हर बार सही होगी और यह भी जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी गलत होगी। उसी भाषण में उन्होंने लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच क्या संबंध होना चाहिए, क्या रोल होगा, इसकी चर्चा की और अंत में कहा कि ये जो कुछ लोग कहते हैं कि एक रेफरेंडम ले लो और रेफरेंडम से जो मेजॉरिटी का व्यू होगा वो सही होगा, ऐसे कभी मातृभूमि और देश नहीं चलता। धर्म तय करेगा क्या सही है, क्या गलत है। और आखिरी में उन्होंने कहा 24 अप्रैल को कि आजादी या लोकतंत्र कैसे धर्म के हिसाब से और धर्म राज्य के रूप में चलेगा, उसकी बात मैं 25 अप्रैल को बताऊं। और 25 अप्रैल उन्होंने अपनी आर्थिक सोच और कैसे देश और विश्व आगे बढ़े, उसके कुछ सूत्र हम सबके सामने रखे। और मैं समझता हूं अधिकांश जब हम एकात्म मानववाद की बात करते हैं, अधिकांश जब अंत्योदय की चर्चा होती है, तो हम उसको ज़्यादातर के उसकी इकोनॉमिक फिलॉसफी को आगे लेके जाते हैं। इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टिकोण से अंत्योदय या एकात्म मानववाद को हम जनता तक लेके जा पाए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 में जब से सरकार केंद्र में आई और लगातार एक के बाद एक 3 बार भारत की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्षों की सरकारें आई, उनका जो एकमात्र उद्देश्य रहा, एकमात्र जो गाइडिंग प्रिंसिपल रहा, जो मूल सोच थी सभी सरकारों की, जो आज की भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से निकली हुई और जो प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे हमारे सभी विचारकों ने रखी थी, उस पर चलने वाली सरकार कैसे जीवन में बदलाव ला सकती है, कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन को एक नए मोड़ पे लेके जा सकती है, वो गत 11 वर्षों में हमें कुछ मात्रा में देखने को मिला है। अगर आप याद करें तो 2022 में जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण देश के समक्ष 15 अगस्त 2022 को रखे थे। ये 5 प्रण एक प्रकार से एकात्म मानववाद का निचोड़, उस विचारधारा की सोच को ये 5 प्रण देश के समक्ष रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहला प्रण दिया था कि हमने भारत को एक विकसित देश बनाना है, और जब हम 100 वर्ष आज़ादी के मनाएं तब भारत एक विकसित देश के रूप में उभरे,
एक विकसित देश तभी बन सकता है जब देश का एक एक नागरिक भी विकसित हो, समृद्ध हो। उसका विकास भी जब तक हम सुनिश्चित नहीं करें तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। और ये विकसित भारत एक प्रकार से पंडित जी ने जो अंत्योदय की भावना रखी थी, जो स्वदेशी की भावना रखी थी, स्वदेशी सिर्फ उत्पादन में नहीं, सोच में, उसके साथ मेल खाता है। कैसे जो आखिरी व्यक्ति, आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, कैसे उसके जीवन में सुधार आए, बदलाव आए, खुशहाली आए, उन्नति आए, प्रगति आए, तभी देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। पिछले 11 वर्षों में हर परिवार की, हर व्यक्ति की रोजमर्रा की समस्याओं को कैसे पूरा किया जाए, ये हमारा एक प्रथम लक्ष्य है। मैं पंडित जी के भाषण 25 अप्रैल के पढ़ रहा था। उन्होंने उसमें कहा है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवा तो निःशुल्क होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा के लिए ये पश्चिमी सोच हो सकती है कि स्वास्थ्य सेवा के लिए पैसे दिए जाएंगे, पर उनका मानना था कि ये तो एक बेसिक नीड है, इसके लिए पैसे कैसे ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत के तहत आज लगभग 62 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में इलाज मिले। हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिले। जो 70 वर्ष से अधिक उम्र में वृद्ध हैं, उनको अलग से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में मिले। ये सुनिश्चित कर एक प्रकार से जो पंडित जी की सोच थी, उस सोच को पूरा करने का काम किया है। पंडित जी ने अपनी आर्थिक सोच बताते हुए ये भी कहा था कि हर एक को काम मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को काम मिलने के लिए साधन जुटाना, यह भारतवर्ष की विशेषता रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम हो, चाहे वो आत्म भारत का पैकेज हो, आत्मनिर्भर भारत का पैकेज हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो। कल ही देश भर में कार्यक्रम होने जा रहा है रोजगार मेला का, जिसके माध्यम से सरकारी तंत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा लोगों को। अलग अलग प्रकार से औद्योगिक विकास कैसे देश में बढ़े कि हर एक को भोजन मिलना चाहिए, कोई भूखा ना रहे। बेसिक नीड इन अ सोसाइटी, इवन दोज हु डू नॉट अर्न मस्ट हैव फूड। आप कल्पना करिए कितनी उनकी उच्च सोच थी 60 वर्ष पहले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त में अनाज मिले, वो भी सुनिश्चित किया। और ये भी सुनिश्चित किया कि कोविड जैसी महामारी के समय अनाज 2 गुना मिले। हर व्यक्ति को 5 किलो के बदले 10 किलो अनाज मिले, जिससे एक भी बच्चा भूखा ना सोए, एक भी चूल्हा ऐसा ना हो जो रात को घर में भोजन ना बना पाए। मुझे आज बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है। भारत एक ऐसा देश है, लोग चिंता करते थे लोग कैसे बचेंगे, कितने लोग भूखमरी से मरेंगे। 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू आया था, ज़्यादा लोग भूखमरी से मरे, कम लोग स्पेनिश फ्लू से मरे। कोविड में भारत में एक भी व्यक्ति की मृत्यु, एक भी व्यक्ति की भूखे रहने के कारण नहीं। 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में घर देना, 10 साल में, अगले 5 साल में और 3 करोड़ परिवारों को, गरीब से गरीब परिवारों को एक अपना पक्का छत मिले। यानी देश की 25% जनसंख्या को अपने खुद का पक्का घर,
अधिकांश घर की महिला के नाम पे। मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में बड़े पैमाने पे स्लम्स को बिल्डिंगों में बनाकर पुनर्वास करके लोगों को एक अच्छा परवरिश मिले, बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, इसको सुनिश्चित करना। मैं सायन रहता था, बताया मेरे, धारावी बाजू में ही है। वर्षों वर्षों से सबकी सपना था कि धारावी का पुनर्वास हो, अब सपना पूरा होने जा रहा है। तो एक प्रकार से जो सोच पंडित जी ने रखी थी कि आर्थिक व्यवस्थाएं किसके लिए, पहला अधिकार गरीब से गरीब व्यक्ति का होना चाहिए, उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में किया है। जो दूसरा प्रण था कि जो गुलामी की मानसिकता है उसको कैसे खत्म किया जाए। पंडित जी भी यही कहते थे कि 1000 वर्ष की एक गुलामी से अगर कुछ सीख सकते हैं तो सीख लें, लेकिन उस मानसिकता से हमें उभरना पड़ेगा। जब तक हम उसको एप करते रहे या कॉपी करते रहे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र, हमारा मातृभूमि नहीं बन सकती, मातृभाषा नहीं बन सकती। ये कॉलोनियल माइंडसेट हमें समाप्त करना ही होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का दूसरा प्रण यही था कि हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को हमें पुनर्जीवित करना है। हम अभी सभी कानूनों को एक नया रूप दे रहे हैं। अब भारतीय न्याय संहिता बनी है। सभी पुराने जो कानून थे 1947 के पहले, उन सब को खत्म कर खुद के कानून बनाए जा रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि हाल में ही माननीय लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी मुझे बता रहे थे कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई तो हम सब एमपीज का, मंत्रियों का एक प्रशिक्षण वर्ग था दिल्ली के पास झज्जर में। उसमें माननीय सोनी जी आए थे हमारा प्रशिक्षण करने, हमें मार्गदर्शन देने। और माननीय सुरेश सोनी जी ने 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को दोहराया था कि आज़ादी तभी मानी जाएगी जब देश के सभी कानून भारत के बनाए हुए कानून होंगे, आजाद भारत के बनाए हुए कानून होंगे। और माननीय सोनी जी की बात को, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को मोदी जी आज पूरा करने में लगे हुए। एक के बाद एक कानून, भारत के आधुनिक कानून, आजाद भारत में बनाए हुए कानून अब इस देश का मार्गदर्शन करेंगे, इस देश को चलाएंगे। तीसरा प्रण था अपने अतीत में, अपने इतिहास में गो बैक टू योर रूट्स, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, उसको हम समझें, उसको अपने जीवन में लाएं। भारतीय संस्कृति की जो ताकत है, जिसमें नर और नारायण दोनों की बात की गई है, कैसे भारत के जो परंपराएं हैं उसको पुनर्जीवित किया जाए। और मैं समझता हूं गत 10 वर्षों में, चाहे 500 वर्ष की लड़ाई के बाद राम मंदिर बनाना हो, अब रामलला अपने घर में विराजमान है। आपने 22 जनवरी को, आपने रामनवमी के दिन देखा होगा कैसे सूर्य तिलक हुआ 12 बजे प्रभु श्री राम का। या आर्टिकल 370 को ध्वस्त करना हो, समाप्त करना हो, जो हम सबका सपना था। हम में से अधिकांश लोग, मुझे भी नहीं लगता था कभी हो पाएगा। मुझे याद है आर्टिकल 370 हम सबने सोच रखा था कि 2/3 बहुमत के बिना हम खत्म ही नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से 370, अनुच्छेद 370 और 35A को ध्वस्त करके कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया, यह अपने आप में
हर भारतवासी को, हर भारत के नागरिक को गौरवान्वित करता है। हाल में हुई पहलगाम की घटना एक प्रकार से आतंकवादियों की विफलता है कि वो रोक नहीं पाए कश्मीर के विकास को। 2.5 करोड़ पर्यटक सालाना कश्मीर जाते थे, वो उनसे देखा नहीं गया। लेकिन जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऐसा बदला लिया जाएगा, ऐसा सबक सिखाया जाएगा इन आतंकवादियों को कि किसी की हिम्मत ना हो भारत की तरफ आंख उठा के देखने की। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, महाकाल का कॉरिडोर हो, सोमनाथ का रीडेवलपमेंट हो, नई शिक्षा नीति हो, एक प्रकार से एक के बाद एक भारत के अपने इतिहास अतीत को आज देश अपना रहा है। चौथा प्रण था देश की एकता और एकजुटता के बारे में। एक प्रकार से एकात्म मानववाद का सेंट्रल पिलर, उसकी आधार देश की एकता और एकात्मता है। जब तक हम देश को एकजुट नहीं बनाएंगे, तब तक देश एक जीता जागता प्राणी के रूप में देश की सेवा नहीं हो पाएगी। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से मोदी जी ने, चाहे वो अष्टलक्ष्मी के 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हों, चाहे वो पूर्वी भारत के प्रदेश हों जिसमें विकास की यात्रा पूरी तरीके से पहुंची नहीं है, पूर्वांचल हो, हर प्रदेश के साथ न्याय और देश का सामूहिक विकास कैसे हो, उसको सबसे सर्वप्रथम अपने एजेंडा में रखा है। और देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से तेज गति से, विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने का काम किया है। आज भारत को एक फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी, यानी विश्व की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से आज भारत विश्व की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है। आने वाले 2 वर्ष में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आखिर पूरे दुनिया आज भारत के साथ संबंध, आर्थिक संबंध और अच्छा बनाने के लिए आतुर है। आज 10 देशों या अलग अलग देशों के समूह गिने तो लगभग 40 देशों के साथ आज हमारी बातचीत चल रही है, व्यापार में करार करने के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पार्टनरशिप्स बनाने के लिए। ये है आपके देश की ताकत, ये है भारत माता की ताकत। और आखिरी प्रण था कि ये सब तभी हो सकता है जब 140 करोड़ भारतवासी इन सभी प्रण को अपने कर्तव्य के रूप में, हमारी ड्यूटी के रूप में अपनाएं। जब तक एक एक नागरिक इसको अपना कर्तव्य नहीं मानता, जब तक एक एक नागरिक समाज को धर्म के आधार पर बनाने के लिए अपना योगदान नहीं देता, जब तक जन भागीदारी इस देश में और बढ़ती नहीं है, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो जल संचय हो, चाहे वो बी वोकल फॉर लोकल हो, चाहे वो एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम हो, अनेकों अनेक कार्यक्रम तभी संभव होंगे, तभी सफल होंगे जब पंडित जी ने जो बात रखी थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन इसी रुइया कॉलेज में हम सबको दिया, जब तक उस दर्शन को, उस सोच को, इस विचारधारा को 140 करोड़ देशवासी अपनाते नहीं हैं, तब तक ये सपना अधूरा रह जाएगा। आइए, हम सबके पास एक मौका है कि हम वो 7 सूत्र, वो 7 दिशा, सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद, ये 7
प्रिंसिपल्स को, ये 7 सूत्रों को अगर हम सब अपने जीवन में उतार लें तो मैं समझता हूं दुनिया की कोई ताकत भारत को एक विकसित देश 2047 तक बनाने से रोक नहीं सकती। आप सबके जीवन में समृद्धि और सुख को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप सबने मुझे मौका दिया, विशेषकर दीनदयाल शोध संस्थान का मैं आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।